नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 25वां एपिसोड है। तो पिछले 24 एपिसोड भी आपने बहुत अच्छी तरह से व्यू किए हैं, लाइक किए हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आशा है कि ये आज का एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। तो कृपया चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और सुझाव भी देते रहें। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड बैंकिंग की बात मेरे साथ का। आज जिन बिंदुओं पे बात करेंगे उसमें है एक कि यूरोप में भी, यूरोपियन कंट्री में भी यूपीआई का अपना दबदबा बनने वाला है। वैसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने बैंकों के ग्राहकों को दी है बहुत बड़ी जमा सुरक्षा की गारंटी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने किस प्रकार बताया कि किस प्रकार जो रिजर्व बैंक है वो बैंकों में जो म्यूल अकाउंट हैं उनको हंट करने की काम कर रहा है। और सरकार ने नए श्रम कानून जो हैं वो लागू कर दिए हैं और बीसी मॉडल यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई की। यूपीआई देश में तो एक बहुत ऊंचाइयों तक जा रहा है। हर महीने जो उसकी ट्रांजैक्शंस है वो बढ़ती जा रही हैं। दूसरे देश भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक के बाद एक देश के अंदर यूपीआई का जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अभी यूरोपियन कंट्रीज में भी यूपीआई की सहायता से भारतीय जो है वहाँ पर पैसा भेज सकेंगे और बहुत आसानी से और कम शुल्क के साथ वो जो ट्रांजैक्शन हो सकेगी। उसके लिए जो यूरोपियन कंट्री का पेमेंट सिस्टम है, टारगेट इंस्टेंट पेमेंट्स सेटलमेंट, उसके साथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो फॉरेन यूनिट है एनआईपीएल, वो मिलकर काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक और एनआईपीएल, इसके ऊपर, ताकि यूपीआई की जो स्वीकार्यता है वो यूरोपियन कंट्री में बढ़े और जो लोग यूरोप में पैसा भेजने चाहते हैं वो बिना बाधा के, बिना रुकावट के और सस्ते में और फास्ट जो है वो पैसा जो है वो भेज सकें। तो बहुत जल्दी ये शुरू होने वाला है। तो यूपीआई का दबदबा यूरोपियन कंट्रीज में भी होने वाला है। वैसे ही इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने बैंकों के ग्राहकों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। यानी पहले जो पाउंड्स 85,000 पाउंड तक का डिपॉजिट की सुरक्षा थी, यानी कोई उनका बैंक, उनकी जो कोऑपरेटिव कंपनी है, वो जो सोसाइटी है, वो अगर फेल हो जाती है तो जो सुरक्षा थी उनके डिपॉजिट के ऊपर वो 85,000 पाउंड तक की थी। अब उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ाकर 1,20,000 पाउंड कर दिया है, यानी 1.39 करोड़ इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए। वहीं भारत में ये सिर्फ सुविधा जो है जमा की सुरक्षा एक बैंक में एक खाते में, वो 5 लाख रुपए है। यानी कहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड 1.39 करोड़ तक के डिपॉजिट को सुरक्षा प्रदान करता है और भारत में जो खाता धारक हैं उनको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का उनका जो डिपॉजिट है वो सुरक्षित है और उसकी गारंटी है। अब भारत सरकार कब इसकी सीमा बढ़ाएगी या इसके लिए कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस शुरू करेगी ये देखना होगा। लेकिन भारत सरकार को भी, रिजर्व बैंक को भी इसके बारे में निश्चित रूप से
काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिपॉजिटर जो है बैंकों में इसीलिए पैसा ज़्यादा नहीं रखते कि उनको लगता है कि उनका पैसा जो है कहीं बैंक के डूबने के कारण डूब ना जाए। तो ग्राहकों की ये जो चिंता है उसको रिजर्व बैंक जल्दी से बदलाव करे, ताकि वो और पैसा जो है बैंकों में रख सकें, क्योंकि बैंकों की जो स्थिति है वहाँ जो रेशो है डिपॉजिट क्रेडिट का वो गड़बड़ा रहा है। यानी 80% से ज़्यादा जो है वो क्रेडिट है और 20% जो है वो डिपॉजिट है। तो वो जो रेशो जो मिसमैच हो रही है उसको ठीक करने के लिए ये एक सार्थक कदम हो सकता है कि भारत सरकार भी अपने देश के बैंकों के ग्राहकों को जो उनकी जमा राशि है उसकी गारंटी की सीमा को बढ़ाते हैं। तो वहीं रिजर्व बैंक जो है उनका जो आरबीआई का इनोवेशन हब है वो एक म्यूल हंटर टूल पर काम कर रहा है, जो कि बैंक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बैंकों में जो म्यूल अकाउंट होते हैं उनकी वो पहचान करता है। ऐसे खाते जो फ्रॉड करने वाले इस्तेमाल करते हैं पैसों को ट्रांजैक्शन के लिए, यानी एक खाते से दूसरे खाते में डालते रहते हैं। तो ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस जो कि इस प्रकार से होती हैं उसके लिए ये आरबीआई का जो म्यूल हंटर टूल है वो काफ़ी सार्थक हो रहा है और काफ़ी उसका लाभ बैंकों को मिल रहा है। लेकिन वो एक टूल है, वो अपनी तरह से एआई आधारित है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो बैंकों में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी कुछ कर्तव्य बन जाता है। अभी एक बिल्कुल लेटेस्ट घटना है कि एक डिजिटल अरेस्ट हो जाने के बाद जब उस ग्राहक ने अपना लाखों रुपया म्यूचुअल फंड को बेचकर और बैंक की एफडी को बेचकर वो पैसा जो है वो डिजिटल अरेस्ट करने वाले को दिया, तो जो बैंक में जो मैनेजर थे उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण उनको लगा कि ये कुछ गड़बड़ है और ये पैसा जो है इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही कांटेक्ट किया तो उन्होंने जिस बैंक में वो ट्रांसफ़र किया था उसको होल्ड करवा दिया और उस पैसे को बचा लिया। तो यानी टूल अपना काम करता है, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं वो भी अगर ट्रांजैक्शंस को वॉच करते हैं और उनका अपना जो तंत्र है वो भी मजबूत रहता है, उनकी थोड़ी अवेयरनेस के कारण बहुत सारे ऐसे जो फ्रॉड्स हैं उससे अपने ग्राहकों को वो बचा सकते हैं। सरकार ने बहुत देर से अपेक्षित श्रम कानूनों में बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि ये जो श्रम कानून है बहुत पुराने थे और समय के साथ साथ जो आज जिस तरह से श्रमिक नीतियां हैं, जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट होता है, जिस प्रकार के लेबर की रिक्वायरमेंट मार्केट में, इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने नए श्रम कानूनों को 4 हिस्सों में बांटा था। वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेल्फ हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये 4 तरह के कोड बनाए गए और इनके अनुसार जो है अलग अलग उसके नियम बनाए गए हैं और फोकस किया गया है कि सभी जो कर्मचारी हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, चाहे गिग वर्कर्स हैं, चाहे वो टर्म के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट है, यानी हर जो श्रमिक है उसको इन सभी चीज़ों का, सोशल सिक्योरिटी का, हेल्थ का, ये सब बेनिफिट मिले। और जो ग्रेचुटी की 5 साल की सीमा थी उसको भी कम करके 1 साल की टर्म अगर उसकी अपॉइंटमेंट है तो उसको भी ग्रेचुटी मिले। यानी बहुत सारे इसके अंदर सरकार ने फ़ायदे उठाए हैं। वहीं यूनियंस का अपना तर्क है कि भाई बहुत सारे जो ऐसे नियम थे उनको समाप्त कर दिया गया है।
तो अब ये नियमों की डिटेल 45 दिन में सरकार जो है वो सामने लाएगी, तो पता लगेगा कि कौन से कोड में क्या क्या डिटेल जो है वो है। और अंत में बैंकों में एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल काम करता है, यानी बैंकों ने 2006 में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, यानी ऐसे छोटी छोटी जगह पर जहाँ बैंक नहीं है वहाँ पर भी बैंकिंग को बढ़ाने के लिए, खाते खोलने के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए कि वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकें, बैंक वहाँ पर KYC करवा सकते हैं, यानी छोटे छोटे काम जो है वो जस्ट लाइक आउटसोर्स किए थे। और छोटे छोटे दुकानदारों को, छोटे छोटे लोगों को वो काम के लिए एक लाइसेंस के रूप में उनको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में अपॉइंटमेंट किया था। आज भी लगभग 2,20,000 से ज़्यादा ऐसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पब्लिक सेक्टर बैंकों में अलग अलग जगह काम करते हैं। लेकिन देखने में आया है कि बहुत सारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, क्योंकि उनको जो मिलने वाला कमीशन है एक खाते को, एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए, या जो मंथली उनको कुछ मिलता है वो बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी हद तक हो चुका है। तो वो इस काम को छोड़कर दूसरे कामों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर उनका फोकस भी नहीं है। और बार बार देखा जाता है कि इन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू ही जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो खाते खुलवा लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और उसके अंदर अगर सिक्योरिटी नहीं है, उसके ऊपर प्रॉपर निगाह नहीं है, तो ये फ्रॉड पोर्न एरिया जिसे कहना चाहिए ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का है। तो सरकार को, RBI को इस मॉडल को रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या आज भी इस प्रकार का कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल जो है की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आज ये इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह एक्सपेंशन बैंकों की हो चुकी है, रूरल एरिया में है, छोटी छोटी जगह पर है, पोस्ट ऑफिस हैं। तो इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि जो इस प्रकार के फ्रॉड्स में इनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है उससे जनता को बचाया जा सके। तो आज की बैंकिंग की बात में इतना ही। मिलेंगे अगले शनिवार रात 8 बजे। नमस्कार।